तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे ख्याल और उम्मीद से आप सब एकदम बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा कि हमने केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और आप लोगों ने खूब प्यार दिया था उस वीडियो को। उस पर मात्र 24 आवर्स में 1K प्लस व्यूज़ आपने पहुँचाया और मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो पर भी आप 1K से ज़्यादा 24 आवर्स से पहले करा दोगे और अपने प्यार को, अपने सपोर्ट को टारगेट गुरुकुल को सौंप दोगे। क्योंकि टारगेट गुरुकुल आपके लिए इतना कुछ कर रहा है, फ्री में इतना सारा कंटेंट लेकर के आ रहा है, तो आपका भी हक बनता है कि आप भी उसकी मेहनत को बर्बाद ना होने दें। ठीक है, तो हम आपके ऐसे प्यारे प्यारे लेक्चर्स लेकर के आते रहेंगे। तो जो बच्चे भी नए हो यहाँ इस चैनल पे, तो प्लीज़ फोकट में वीडियो को ना देखें, फ्री में सब्सक्राइब कर लें, पैसा नहीं लगता चैनल को सब्सक्राइब करने में। और याद रखो, देखो जिस भी बच्चे को क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ रही होगी तो प्लीज़ टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पे जाए, कोर्स को पूरा पढ़े अच्छे से। उसके बाद, क्योंकि देखो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। क्या सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको उसकी थ्योरी, उसका नॉलेज होना चाहिए। जब तक अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो लास्ट चैप्टर में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन देखे थे और इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या पीरियोडिक टेबल के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो ध्यान से रहना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं कि अगर एग्जाम में पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आए तो यकीन मानो जो ये वीडियो में मैंने दिखाया है उसी क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर ज़रा भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है, देखो एक चीज़ याद रखना, मैं क्वेश्चन को समझाने समय हिंदी में भी इंग्लिश में भी पूरा एक्सप्लेनेशन करके समझाऊंगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 का 2 सही है तो 2 बोल दिया हो गया, ऐसा नहीं। एकदम बढ़िया से हर एक चीज़ कर मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज। इनमें से आयनिक साइज का करेक्ट ऑर्डर क्या है। देखो पहले तो अब मैं थोड़ा सा आपको 1 सेकेंड का टाइम दूंगा ताकि आप लोग देखें और सोचें क्या है। ठीक है, अब देखो इसका करेक्ट आंसर 4 है। क्या है? 4। अब देखो जैसे मैं बोलता हूँ कि आप भी देखें थोड़ा, तो तब तक आप अपने मन में सोचा करेंगे। अगर सोचा करें कि क्या हो सकता है, क्या सही आंसर, उसको बताने के लिए तो मैं इधर बैठा ही हूँ। ठीक है, अब देखो कैसे है, तो आपको देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा इनमें से कौन सा सबसे छोटा है। क्या सबसे करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज पूछा गया है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज। अब याद करो आयनिक साइज का क्या ट्रेंड होता था। क्या आयनिक साइज का क्या ट्रेंड होता था? तो सबसे पहली चीज़, अगर हम एक पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, कहाँ पे? लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो आयनिक साइज डिक्रीज होता है। कैसा होता है? डिक्रीज होता है। कैसा होता है? डिक्रीज होता है। सबको पता है ना? जिसको नहीं पता है याद कर लो, लेफ्ट टू राइट जाने में आयनिक साइज डिक्रीज करता है। अब देखो एक बात याद रखो, क्या एक बात याद रखो, अगर आपसे पूछा जाए कि कैटायन, एनायन, न्यूट्रल, इनमें से सबसे छोटा कौन होगा, सबसे बड़ा कौन होगा, तो याद रखना, क्या याद रखना, क्या करना, याद रखना, तो याद रखना कि सबसे बड़ा एनायन होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा एनायन होता है। उससे छोटा न्यूट्रल एटम होता है, उससे छोटा होता है कैटायन होता है। यानी कैटायन पे प्लस चार्ज होता है, एनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब याद रखना, क्या याद रखना इस कॉन्सेप्ट को, जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज, क्या जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज एनायन पर, जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज होगा वो आयनिक साइज, वो आयन का साइज सबसे बड़ा होगा। और कैटायन पे जितना प्लस होगा, कितना, जितना प्लस होगा उतना ही छोटा होगा। अब देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पे है माइनस, उससे कम यहाँ पे है, उससे कम यहाँ पे है। इस सीक्वेंस को आप याद कर लो, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो याद रखना, अगर आपसे कहीं पर, क्या अगर आपसे कहीं पर इस प्रकार का एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, हाइपोथेटिकल है, ज़रूरी नहीं कि मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ सही ही हो। क्या सही हुई? मान लो यहाँ पे Na प्लस होता है, सबको पता है, लेकिन Na माइनस लिखा है, Na लिखा है, फिर Na प्लस लिखा है, तो इसका क्या ऑर्डर हो जाएगा? तो इस ऑर्डर को जब हम देखेंगे तो हम इसी एनायन, न्यूट्रल और कैटायन वाली सीरीज से करेंगे। ठीक है, इसका फुल कॉन्सेप्ट क्या है, ये छोटे से वीडियो में समझा पाना बहुत ही मुश्किल होगा। आप इसी से एनायन, न्यूट्रल, कैटायन वाली से याद रखें। फुल कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आप टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पर जाकर के कोर्स को ज्वाइन करें, क्रैश कोर्स, जो कि आपको 15 से 20 दिनों में आपकी पूरी तैयारी करा देगा। ठीक है, ओके, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एलिमेंट हैविंग द हाईएस्ट
फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द फॉलोइंग। अब देखो ये क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा, क्या जानना पड़ेगा कि आयनाइजेशन एनर्जी आखिर होती क्या है, तब तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। देखो मैं बताता हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि अगर एक एटम में, क्या एक एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जो भी इलेक्ट्रॉन है, क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। अब देखो इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी एनर्जी यूज़ होती है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, वो भी आउटर मोस्ट। कहाँ से? आउटर मोस्ट। अब याद रखो, जो एटम का ऑर्बिट, क्या जिस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट बड़ा होगा उसमें क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम लग रहा होगा। जो छोटा होगा उसमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, जो उससे भी छोटा होगा उसमें भी अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम होगा, मतलब सबसे स्ट्रांग होगा। ठीक, अब देखो ये लास्ट वाला जो ऑर्बिट है, लास्ट वाला ऑर्बिट है, ये बहुत बड़ा है। क्या है? बहुत बड़ा है। इसमें अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम लग पा रहा है, यानी कि इसको सबसे कम एनर्जी हमें देनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। लेकिन सेकेंड वाली ऑर्बिट को देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन और पास पास होंगे, तो इसमें जो अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स का, न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, और तीसरे वाले का सबसे ज़्यादा होगा। क्या होगा? सबसे ज़्यादा। यानी कि याद रखो, जो साइज़ में छोटा उसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, क्या, साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी। क्या होता है? एक बार मैं फिर से यहाँ पे लिख दूंगा, साइज आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है साइज़ के प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है? सॉरी, प्रोपोर्शनल नहीं होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखो क्या, आयनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/साइज, जिसका साइज छोटा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। अब ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, हीलियम। अब देखो हीलियम, आप देखो बहुत सारे बच्चे क्या सोच रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे यही सोच रहे होंगे कि एल्युमिनियम सबसे छोटा होगा। क्या होगा? सबसे छोटा होगा। जाहिर सी बात है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, क्या, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम का साइज छोटा है मानता हूँ, लेकिन याद करो, क्या, हीलियम एक नोबेल गैस है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना असंभव है। क्या है? असंभव है इलेक्ट्रॉन को निकालना, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो इससे याद रखना, हमेशा नोबेल गैसेस यानी कि ग्रुप नंबर 18 में जो भी एलिमेंट्स आते हैं उनको हम नोबेल गैसेस या फिर ग्रुप 18 बोलते हैं। ठीक है, तो उनको आयनाइजेशन एनर्जी दे पाना या फिर आयनाइजेशन एनर्जी दे करके एक इलेक्ट्रॉन को निकालना असंभव होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, सिलेक्ट द एलिमेंट ऑफ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द फॉलोइंग। देखो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है आखिर। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आप लोग अभी भी स्टिल कंफ्यूज होंगे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। तो चलो मैं बताता हूँ आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है आकर्षण। क्या? आकर्षण, यानी कि अट्रैक्शन। क्या? अट्रैक्शन। अगर कोई एक कंपाउंड है या एलिमेंट है, उनके बीच में जो भी एटम्स के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, हम उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अब याद रखना, क्या रखना? याद रखना कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो भी, क्या, वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? साइज के। अब जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/साइज, और सेम ही ऑर्डर था आपका आयनाइजेशन एनर्जी के लिए, यानी कि जिसका साइज सबसे छोटा होगा, क्या, जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। अब हम देखेंगे, क्या, अब हम देखेंगे इन चारों में से सबसे छोटा कौन है। क्या है? इन चारों में से सबसे छोटा कौन है? लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, नाइट्रोजन है। तो हम देखेंगे नाइट्रोजन, क्या, नाइट्रोजन सबसे छोटा है और ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा। अब याद रखना, क्या याद रखना, एक सीरीज़ आपको
फोन, FONCL, ठीक है, फोंकल, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। यानी कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। याद रख लेना, कहाँ पे? पूरे पीरियोडिक टेबल में। ये सीक्वेंस आप याद रख लेना, आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है सिलेक्ट द एलिमेंट ऑफ द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। देखो सेम ही चीज़ है, इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछा गया है। इसका मैं करेक्ट आंसर बता देता हूँ आपको, हीलियम। क्या? हीलियम। क्योंकि देखो हीलियम को आप कितना भी एनर्जी देते रहो, ये नहीं निकलने वाला है। क्या? ये नहीं निकलने वाला है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 5 बोलता है इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इन Al2O3 कंपाउंड इज। अब देखो इलेक्ट्रोवैलेंसी पूछी गई है। क्या पूछी गई है? इलेक्ट्रोवैलेंसी पूछी गई है। इलेक्ट्रोवैलेंसी देखो आप 9th क्लास में जब भी आप पढ़े तो आपको एक क्रॉस वाला मेथड बताया गया था। क्या बताया गया था? क्रॉस वाला मेथड बताया गया था। क्या बताया गया था कि अगर ALO लिखा है ना, ALO लिखा है तो यहाँ पे एल्यूमिनियम की वैलेंसी लिख दो और यहाँ पर ऑक्सीजन की लिख दो। देखो जिसकी जिसकी नीचे है वैलेंसी उसको लिख दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। उससे क्या बन जाता था? फार्मूला बन जाता था। जैसे कि Al2O3 बन गया। अब यहाँ पे किसकी पूछी गई है? एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम की होती कितनी है वैसे? 3 होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन ना समझ में आया पास में, आप कमेंट में से बता सकते हो मुझे, और उसके बाद मैं आपको एक बार दोबारा से नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। और जो भी बच्चे इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपके आंसर्स भी लिखे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिलेक्ट द स्पीसीज ऑफ द हाइएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या? सिलेक्ट द स्पीसीज ऑफ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। मैंने क्या बोला था? जिसका साइज सबसे छोटा, जो जितना छोटा वो उतना खोटा। यानी कि जो साइज में सबसे छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। तो इसमें Na+3 की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसने अपने मैक्सिमम अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया है। क्या कर लिया है? गेन कर लिया है, और अपने आप को छोटा कर लिया है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन हम देखें। अगला क्वेश्चन कहता है एन एलिमेंट एक्स एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। देखो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। ये है बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या? बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है, और साथ में जहाँ पर आप PDF डाउनलोड करने के लिए जाओगे ना, वहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे भी आंसर बता सकते हो इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 8 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि द सिंबल ऑफ द सॉरी मैं मजाक कर रहा था, मुझे पढ़ना आ रहा है। द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 105। क्या? 105। अब देखो ये क्वेश्चन काफ़ी यूनिक है, आप इसको पढ़ सकते हो और याद भी कर सकते हो। आपको पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस क्वेश्चन के, या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस के पूछे जाने के। देखो सबसे पहले मैं बता दूं, क्या? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर B हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब बताओ कैसे? अब आप पूछोगे सर कैसे? ये इसका सिंबल है। क्या है? सिंबल है। और देखो एक आपको सीरीज़ बताता हूँ, याद कर लेना। अन बिन ट्राई। देखो मैंने इतनी बताई है, आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाने वाली। क्या? बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाएगी, ठीक है। आप NCERT को खोल करके वहाँ से सीरीज़ लिखी, मुझे भी इतना कुछ याद नहीं है क्योंकि बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटीज़ में ज़्यादा है, तो उसमें से आप याद कर लेना, पीरियोडिक टेबल में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स शो प्रॉपर्टीज दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? ऐसे एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ऐसे मेटल्स को हम, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है, ऐसे मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना ऐसी एलिमेंट जो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को असेंबल करते हैं, रखते हैं, उनको हम मेटलॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटालॉइड बोलते हैं, मेटलॉइड बोलते हैं। अब इनमें से आपको पहचानना है इनमें से कौन सा है जो कि मेटलॉइड है। क्या है? मेटलॉइड है। तो याद रखना इनमें से
यहाँ पे ऑप्शन आपको 4 दिए गया है, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर, कार्बन एंड सिलिकॉन। तो याद रखना जो आपका ये सिलिकॉन है, क्या है सिलिकॉन, ये एक मेटलॉइड है। क्या है? मेटलॉइड है। ऐसे आपके और एग्जाम्पल हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं, आपको कमेंट में बताना है कि कौन से बचे हुए मेटलॉइड्स हैं, ठीक है, और किस ग्रुप में वो आते हैं। अगर आप ये बता पाए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स डू नॉट फॉलो न्यू लैंड ऑक्टेव। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपको न्यू लैंड ऑक्टेव का रूल पता होना चाहिए, यानी कि उन्होंने क्या लॉ दिए थे, क्या दिए थे, क्या लॉ दिए थे। अब देखो याद रखना, क्या याद रखना, ये न्यू लैंड का ये जो ऑक्टेव रूल था वो ओनली क्या, ओनली अप टू 20 एटॉमिक नंबर तक वैलिड रहता था। कब तक? 20 एटॉमिक नंबर तक वैलिड रहता था। और ये कहते थे कि हर वो एलिमेंट जो 8 तक गया है, 8वें के बाद जब वो 9वां फिर से शुरू करेगा, क्या एक एलिमेंट जो पहला है और उसके बाद 8वां है, फिर जब वो 9वां शुरू करेगा तो पहले और 9वें की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एज इट इज़ सेम रहेंगी। ये वैलिड की माना गया था 20 एटॉमिक नंबर तक, उसके बाद ये अनवैलिड हो गया था। अब देखो इनमें से नहीं पूछा गया है, तो अब ऐसा ढूंढ लो जो 20 से ज़्यादा है, क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर 20 से ज़्यादा है। आप देख के सीधा तुक्का नहीं, सीधे सीधे जवाब आप दे पाओगे। इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम एंड स्ट्रोंटियम। क्या? कैल्शियम एंड स्ट्रोंटियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 34 बिलोंग्स टू। अब देखो ये क्वेश्चन कहता है कि एक एटम है, उसका एटॉमिक नंबर 34 है, वो कहाँ पे बिलोंग करेगा, कहाँ पे बिलोंग करेगा। तो याद करो 2, 8, 18, 2, 8, 18, उसके बाद कितना 36, उसके बाद 54, इस तरीके से आता है ना। अब देखो ये क्या है 34 है और यहाँ 36 आ रहा है, क्या आ रहा है 36, तो यहाँ पे 35 होगा, यहाँ पे 34 होगा। ये कौन सा ब्लॉक चल रहा है? पी ब्लॉक चल रहा है। क्या चल रहा है? पी ब्लॉक चल रहा है। इस तरीके से आप कर सकते हो इसको। तो इसका आंसर आ जाएगा 11 का बी, 11 का बी यानी कि पी ब्लॉक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 एक आपको बहुत सारा वो दिया गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। अगर आपको नहीं आता है तो आप ज़रूर से ज़रूर क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें। आप चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर डीडी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला गया है कि इनमें से फ्रॉम द एबव कॉन्फ़िगरेशन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर आयनाइजेशन एनर्जी विल बी। अब आयनाइजेशन एनर्जी इनमें सबसे ज़्यादा किसकी होगी ये पूछा गया है। तो याद रखना एक चीज़, क्या, सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स की सबसे ज़्यादा होती है। अगर कोई ऑर्बिटल ऐसा है, क्या कोई ऑर्बिटल ऐसा है जो हाफ फील्ड है तो वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा, और कोई ऐसा ऑर्बिटल है जो फुल फील्ड है, क्या है, फुल फील्ड है, तो वो भी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाओगे पी में कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं मानेंगे। लेकिन एस देखो, एस यहाँ पे जो ऑर्बिटल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे भरे, ये हाईली स्टेबल है। अब देखो ये हाफ फील्ड है, ये भी हाईली स्टेबल है, और ये पी ब्लॉक है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, ये भी हाईली स्टेबल है। अब देखो ए का तो पता चल गया भैया, ए सबसे छोटा होगा, क्या होगा, ए सबसे छोटा होगा। अगर आपने पता लगा लिया ए सबसे छोटा होगा, ऐसा मुझे लग रहा था लेकिन है नहीं, क्या लग रहा था, है नहीं। अब देखो क्या, अब देखो इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ये डी वाला। क्यों होगा, देखो क्यों होगा, क्योंकि इसमें दूसरे में ही छठवां पूरा एक तरीके से कॉम्पैक्टली पैक है, फुल। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये एटम के सबसे पास में है इसलिए स्टेबल है, दूसरा फुल फील्ड है इसलिए स्टेबल है, ठीक। अगर हम बात करें इसकी तो इसमें एक ऑर्बिटल और बढ़ गया ना, इसकी एनर्जी थोड़ी सी लो गई ना, इसके डी के कंपैरिजन में सी की एनर्जी लो हो गई। लेकिन अगर हम यहीं पर बी की बात करें तो डी के कंपैरिजन में बी की भी एनर्जी लो हो गई, क्योंकि ये थर्ड ऑर्बिटल में आ गया है, ठीक है, ये थर्ड सेल में आ गया है। और यहीं पे हम देखें डी के कंपैरिजन में अगर ए को देखें तो ये क्या है, दूसरे वाले ऑर्बिटल में ही है। तो देखेंगे हम यहाँ पे कि डी के बाद ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी के बाद, मतलब डी सबसे ज़्यादा क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी कलेक्ट करेगा, और उसके बाद ए करेगा, उसके बाद आपका क्या करेगा,
सी करेगा, इसी प्रकार से बी करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेटेलिक करेक्टर इज मैक्सिमम फॉर, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया मेटेलिक करेक्टर मैक्सिमम फॉर, यानी कि अब आपको जानना पड़ेगा कि मेटेलिक करेक्टर का क्या ट्रेंड होता है पीरियोडिक टेबल में। तो याद रखना, क्या करना है, याद रखना, जैसे जैसे हम L2R जाते हैं यानी कि लेफ्ट से राइट जाते हैं, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है। क्या, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है, क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे आते हैं, तो मेटेलिक करेक्टर का जो प्रभाव है ना वो बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। क्या बढ़ता है, मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। कब, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं यानी कि टॉप से बॉटम आते हैं तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, और वहीं पे अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर की जो प्रॉपर्टी है वो घटती है। अब इसमें से ऐसा देख लो कौन है जो कि मेटेलिक करेक्टर सबसे ज़्यादा रखता है, यानी कि देखो, अब देखो इनमें से देखो फ्लोरीन तो हो नहीं सकता कंफर्म, ठीक है। तो और अब यहाँ पे सीधा सीधा देखो सोडियम आपको दिख रहा होगा, सोडियम ही है। जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से आप जाओ। और ये 14 एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी वाक्य है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग गलत है। क्या है, गलत है। देखो एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने 7वां दिया था, और क्वेश्चन नंबर 14 आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। इन क्वेश्चन को आपको कमेंट में बताना है। कहाँ पे बताना है, कमेंट में बताना है। लेकिन अगर आप ये टॉपिक की पीडीएफ चाहिए होगी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।